हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके चैनल नॉलेज वीएम। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट सेकेंड। तो हाँ, हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने एसिड के बारे में जाने थे और इंडिकेटर्स के बारे में जाने थे जिसकी हेल्प से हम एसिड या बेस सॉल्यूशन के कैसे देखा जा सकता है उसके बारे में हमने जाना था। आइए अब नया टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है बेस। तो व्हाट इज बेस? तो बेस मतलब क्या होता है? बेस आर दो सब्सटेंस which are bitter in taste and change the red litmus to blue। तो क्या होता है? बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या हों, टेस्ट में कड़वे हों और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमारे क्या हैं? बेस हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या होता है? एल्कलीज और दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्साइड आर द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट विच बिहेव एज एल्कलीज। तो एल्कलीज मतलब होता है कि ऐसे बेस जो कि क्या हो, सॉल्युबल हो जाए, वाटर में सॉल्युबल हो जाए, तो उसे हम एल्कलीज बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। हाइड्रोक्साइड जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट होता है जो कि बिहेव करता है कैसे? एल्कलीज के रूप में बिहेव करता है। और कई एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, एक्सेट्रा और भी हो कई सारे हमारे। अब आगे आता है हमारा आरपीनस बेस। आरपीनस ने दिया था बेस का भी कॉन्सेप्ट जिसे एसिड का दिया हुआ था। तो आइए इसको देखते हैं। आरपीनस बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आरपीनस बेस क्या होता है? आरपीनस बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या दें? OH माइनस आयन हमें दें। किसमें? जब वो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक रिएक्शन, दो रिएक्शन किए हुए हैं, जैसे सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएंगे। वैसे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें से मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस व्हाट इज? स्ट्रॉन्ग बेस is the chemical in which dissolution process takes place and produce OH minus in large quantity। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा ये केमिकल ऐसा होता है जो कि क्या हो जाए? टेक डिसोलिएशन मतलब कि किसी वाटर एक्वा सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए और कोई भी प्रोसेस के साथ वो रिएक्ट कर जाए, कोई भी सॉल्यूशन बनाए, लेकिन अगर उसमें से OH माइनस जो है वो लार्ज अमाउंट में हमें मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? बेसेस हैव जनरली बिटर टेस्ट एंड सोपी टच। आप सभी ने देखा कि बेसेस जो होते हैं बेटर टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं और सोपी टच। कभी आप साबुन को छुइए या उसे खाइए तो देखिए उस कड़वा लगता है। बेसिस रिलीज OH माइनस इन एक्वा सॉल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं एसिड जो है वो H प्लस आयन देता है, तो बेसिस जो हमारा होगा वो हमें OH माइनस देगा एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि किसी अगर उसको हम वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बेस होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कलीज। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो ऐसे बेस जो कि क्या सकें वाटर में सॉल्युबल हो जाएं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं।
जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला पॉइंट आता है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू phenolphthalein pink and give yellow color with methyl orange, that is they do not change the color of methyl orange indicators। तो बेसिस क्या होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, फेनोल्फथलीन जो होता है कलरलेस होता है तो उसे पिंक कलर में चेंज हो जाता है अगर फेनोल्फथलीन को हम बेस रिएक्शन के साथ रखते हैं, और हमारे जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसको येलो कलर में चेंज कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देते हैं, फेनोल्फथलीन जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर बन जाएगा, लेकिन अगर उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कलरलेस रहेगा। लेकिन यहाँ मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस के साथ येलो कलर देगा, और अगर उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें रेड कलर देगा। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाएगा और उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस हमें निकलती मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक तरफ हो जाए और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब बेस है कोई वो ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से क्या सॉल्ट बनेगा और उससे वाटर हमारा निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और साथ में हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस दोनों का रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और साथ में हमें वाटर भी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, इट न्यूट्रलाइजेस बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि हमने पहले भी एसिड वाले पार्ट में पढ़ा था, उसमें देखा था कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसमें बेस भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोक्लोरी मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमारा बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट जो कि हमारा एक सॉल्ट है और वाटर निकल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है एसिडिटी ऑफ बेसिस। इसका मतलब यह हुआ कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ बेस which it can release when dissolved in water or in aqueous solution। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कि कोई बेस है उसके अंदर से जितने भी OH है ना हमारा हाइड्रोक्सिल जो है उतने नंबर से रिप्लेस हो रहा, मतलब कि उतने नंबर निकल जा रहा है, जितने अमाउंट में निकलता जाएगा और वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा, उसी को हमारा कह सकते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं नए टॉपिक पे। तो आगे हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो इसमें यह है कि चाहे वो एसिड्स हो या फिर बेस हो, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब कि उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब अगर हम एसिड्स और बेस को वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सब्सटेंसेस एक्ट एज एसिड्स एंड बेस नॉट ड्यू टू presence of H atom and OH group respectively, but due to their releases H plus and OH minus in aqueous solution। तो इसमें का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्ट कर सकते हैं एसिड या बेस की तरह, ना कि उनके अंदर जितने भी एसिड के अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट है, बेस के अंदर OH माइनस, बल्कि वो इस तरफ हो सकते हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन में
मतलब कि अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एसिड अपना H+ आयन कितना रिलीज कर सकता है और बेस जो है वो OH अपने अंदर से कितना रिलीज कर सकता है। तो आइए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम यह देखते हैं कि एसिड और बेस कितना कौन सा कंसंट्रेशन मतलब कितना वो मजबूत है और कितना वो वीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इन केस ऑफ एन एसिड अ नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स और बेस। अगर एसिड में देखा जाए तो नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक, नंबर मतलब कि H+ आयन के नंबर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि हम उसे क्या एक सोल्यूशन उसका निकालेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम से जितने भी नंबर ऑफ H+ आयन उससे हमें मिलते हैं उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बोलेंगे। और वही अगर बेस का हम देखें तो हमें OH- आयन मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम पे जितने मिलते हैं वही हम कंसंट्रेशन ऑफ बेस बोलेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इफ एन एसिडिक or basic solution is added to certain volume of water it becomes dilute and this process is known as dilution process। ठीक, तो इससे क्या आता है, अगर कोई भी एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन अगर उसे हम वॉल्यूम मतलब कि वाटर के साथ उसको मिक्स कर देते हैं तो वह डाइल्यूट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन प्रोसेस बोल सकते हैं। इससे हमें यह हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, एसिड या बेस के कंसंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम HCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे मिलेगा H3O+ Cl-। वही अगर हम वाटर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे को मिलेगा H3O के ऊपर प्लस, जिसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, और अगर हम बेस के साथ करते हैं तो हमारा एक एग्जांपल मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो हमारा सोडियम है वो अलग हो जाएगा, सोडियम पे हमें प्लस चार्ज मिलेगा और जो OH है उस पर हमें निगेटिव चार्ज मिलेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, अगला टॉपिक हमारा आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो पीपल particularly of old age suffer from acidity problem in the stomach which is caused mainly due to release of excessive gastric juices containing HCl. The acid neutralized by antacid tablets which containing सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मैग्नीशियम को बोलते हैं, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो अगर हम देखें कि हमें इसके एप्लीकेशन को देखा जाए न्यूट्रलाइजेशन के तो कई सारे मतलब कि जैसे देखिए बढ़ते एज में जो होते हैं इंसान ह्यूमन बीइंग उनको जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होने लगी जैसे 55-60 ये सब होते हैं पहुँचते पहुँचते उन्हें एक प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की। ठीक, उनके स्टोमच तो ये कब होता है जब उनके बॉडी में मतलब स्टोमच में HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप एंटासिड टैबलेट लीजिए, कई सारे देते हैं जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा कहते हैं ना, नींबू पानी पीजिए ये सब। तो अब आता है एक है हमारा बेस की तरफ से लिया जाए तो आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क मैग्नीशियम बोल सकते हैं या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो आगे अब बढ़ते हैं। The sting of ants and bees contain formic acids. Their corrosive and poisonous effect can be neutralized by rubbing soap which contain sodium hydroxide। अगर देखिए हमें कहीं मधुमक्खी काट लेती है या चींटी काट लेती है तो हमें क्या करते हैं, अजीब टाइम में जलन होने लगता है। हमने पहले भी देखा पढ़ा हुआ था पिछले पार्ट में कि एसिड जो एंट्स या बीस होती हैं उनका बॉडी में क्या होता है, उनके काटने पे हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड हो जाता है। तो उनके जो पॉइजनस या करोसिव हमें काटे हुए इफेक्ट होते हैं तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना
कि जैसे मतलब अगर मधुमक्खी वगैरह काट ले तो हमें साबुन का करना चाहिए, साबुन फिटकी वगैरह, तो वही होता है क्योंकि वो बेस का काम करते हैं उस समय। चलिए फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द स्टिंग ऑफ वास्प कंटेन एन एल्कली, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड लाइक एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन वाइनेगर। वास्प जानते हैं जो वो होते हैं बिल्ली, ठीक, उनके काटने पे एल्कलीस होता है। इसके लिए हमें क्या, इसको हम कैसे हटा सकते हैं एसिड से। देखिए अगर हमें कोई, देखिए जैसे कोई काटता है तो एसिड अगर है हमारे बॉडी में आता है तो हमें उसके लिए बेस का इस्तेमाल करना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज कर। और वहीं अगर हमारे शरीर में बेस की वजह से कोई चीज़ नुकसान हो रहा है हमारे बॉडी को, तो उसके वजह हमें क्या एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने वास्प के स्टिंग पे क्या एसिटिक एसिड जो कि वाइनेगर में प्रेजेंट होता है। तो आइए आगे पॉइंट। फार्मर जनरली न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द सॉइल कॉज्ड बाय एसिड रेन बाय एडिंग स्लेग लाइम इन इट, ठीक। तो फार्मर है जो, अगर सोचिए अगर एसिड रेन हो जाए तो फार्मर की फसल क्या, वो तो खराब हो जाएगी। तो फार्मर इससे बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि उस पर मतलब स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं, उसको डालते हैं, ताकि क्या होती है अगर एसिड रेन हो भी तो उनकी फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा बेस टॉपिक ख़त्म होने पे है। आइए अब इससे पहले हम यूजेस पढ़ लेते हैं बेस। तो पहला हमारा यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर, जिसे हम रेयॉन बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सोप बनाने में, मतलब साबुन बनाने में, कोई भी पेपर है उसको बनाने में, और एक सिंथेटिक फाइबर जिसे हम रेयॉन बोलते हैं, ठीक। तो दूसरा आगे देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं, तो इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जो कि एक सॉल्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमच एंड क्योर डाइजेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक प्रकार से एंटासिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे शरीर में जैसे अभी बताए थे क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है कई सारे लोग, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल से उसे खत्म किया जाता है। इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसे बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक। अगला हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका इस्तेमाल हम वॉशिंग सोडा की तरह कर सकते हैं, या फिर इसको मतलब वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के लिए, वाटर को हार्ड है तो उसे सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगला आता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is used as baking soda in cooking food for making baking powders and an antacid to cure the indigestion and soda fire extinguisher। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारा, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा की खाने की चीज़ों में, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकरी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह बनाने में। और एंटासिड, इससे हमारे जो पेट में मतलब कि एंटासिड बोले तो एसिडिटी, अभी हमने बात की थी, एसिडिटी होने पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका इस्तेमाल सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि आग को बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बीच एक आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। इन 1909 में सोरेनसन जो होते हैं एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने एक स्केल बनाया होता है जिसे हम पीएच स्केल्स के नाम से भी जानते हैं। वो यह बताती है कि स्ट्रेंथ एसिड सॉल्यूशन की या बेस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ठीक। तो आइए जानी गए, सोरेनसन ने दिया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा अगला टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ ली चुका है पिछले वीडियो में। अब आगे इसका देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, दे आर दोज इंडिकेटर्स विच हेल्प टू डिटेक्ट not the nature of the chemical but also the strength of acidity and basicity of the chemical।
तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ना कि किसी भी केमिकल के नेचर को बताते हैं, बल्कि उस एसिडिटी है या बेस है उनके स्ट्रेंथ, मतलब कि वो कितने हार्मफुल हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या कितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, या कितने वीक एसिड हैं, कितने वीक बेस हैं। तो इस जो होता है ये कलर अलग अलग में दिखता है कंसंट्रेशन, या फिर इसे हाइड्रोजन आयन इसका देखा जाए तब भी सॉल्यूशन में किसी में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएच स्केल, इसको हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। इसको किसने दिया था? इट वॉज वर्कड आउट बाय द डैनिश बायोकेमिस्ट एस सोरेनसन। ठीक, तो एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम एस सोरेनसन है, उन्होंने इसे दिया। कौन सी ईयर में दिया था? 1909 में। अब आगे देखते हैं रेन। अब स्केल जो होती है पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया, अब उसके बारे में देखते हैं। द स्केल रन फ्रॉम 0 to 14 एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल आर लिस्टेड गिवन बिलो। नीचे दिए हुए हैं। एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7। जो एसिड का पीएच स्केल पे हमें दिखेगा वो क्या होगा? लेस देन 7, मतलब कि 0 से 14 की होती है स्केल, और हमें 0 से 7 के बीच में जो भी नंबर पे अगर कोई चीज़ हमें सॉल्यूशन दिखता है तो वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन माना जाए। और वही अगर 7 to 14 हमें मिलता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो वो हमारा बेस सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए दिया न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल वाटर हैव पीएच ऑफ 7, मतलब कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा 7 पे वो हमारा वाटर होगा। बेसिस हैव लेस देन मोर देन 7, मतलब कि वही अभी मैंने बताया। द मोर एल्कलीन सॉल्यूशन इज हायर विल बी इट्स, समझे? तो जितना भी अगर हमें देखिए जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होता है? 7 से ज़्यादा होगा, और जितना हार्मफुल एसिड होगा वो 7 से कम होते जाएगा। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम आता है सॉल्ट्स। ठीक, तो आइए सब इसमें सॉल्ट के बारे में जानते हैं। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस इन विच हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि एसिड और रिएक्शन के मिक्सअप से बनाया जाता है। ठीक, इन विच हाइड्रोजन जो होता है एसिड का वो रिप्लेस मेटल के द्वारा क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो आइए अब यहाँ देख ही चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हमारा आता है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक, अ सॉल्ट दैट अंडरगोस सर्टेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट। ठीक, ऐसा सॉल्ट जिसे हम क्या भी उसके अंदर से कोई भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसे हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, और बेस हमारा बन गया, बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो आगे अब देखते हैं तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से जो सल्फेट रहेगा वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो बन जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट, और प्लस इसमें से वाटर निकल जाएगा। अब दूसरा एसिड आता है हमारा सॉल्ट, एसिड सॉल्ट। अ सॉल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एटम इज कॉल्ड एसिड सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर मतलब कि सिर्फ हाइड्रोजन के एटम रिप्लेस हो तो उसे हम एसिड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमारा बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस क्या? वाटर। आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। A basic salt is formed when a polyacidic base react with lesser amount of acid that is necessary for the formation of normal salts। तो बेसिक सॉल्ट जो होता है वो होगा बेस के अंदर से अब क्या हो गया OH
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अब वो निकलेंगे। और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होना चाहिए उसमें। एसिड बेस से हमारा बनेगा, उसमें जो एसिड बनेगा, अगर एसिड वहाँ पे वीक है और बेस ज़्यादा है तो वो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए, पहले एग्जांपल हमने लिया मतलब लीड हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे हमारा आता है लीड हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, लीड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, और साथ में हमारा वाटर मिलता है। तो दूसरा हमने लिया है बीरोन हाइड्रोक्साइड प्लस निट्रिक एसिड, तो उससे हमारा बना हुआ है बायरोन हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट प्लस वाटर हमें मिला हुआ है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम ये जानते हैं कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, आखिरकार सॉल्ट बनता कैसे है। तो पहला हमारा आता है सोडियम क्लोराइड। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो हमें सी से मिलते हैं, जिसे कई सारे हमने देखा होगा अगर सी के किनारे, तो वहाँ पे खेतों में जैसे क्यारियाँ हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे ऐसे बना देते हैं, पानी को रोका जाता है और काफ़ी दिनों बाद, कुछ दिनों बाद देखा जाता है